10 दिन बाद सुनंदा जी आज भतीजे की शादी से घर लौट रही थी और कमलेश जी सुबह जल्दी उठकर बेसब्री से पत्नी के आने का इंतजार कर रहे थे। वे हर आधे घंटे में फोन करके ये भी पूछ रहे थे कि अभी कहाँ तक पहुँचे हो। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही घर पहुँच जाएंगे, सुनंदा बोलती है और कमलेश जी को उस जगह का नाम बता देती है जिस जगह पर वह अभी पहुंची है। उन्होंने आज काम वाली उषा को भी जल्दी बुला लिया था जिससे वह समय से नाश्ता तैयार कर दे। सुनंदा के साथ उनका इकलौता बेटा सुधीर और उसकी बहू प्रभा भी आ रहे थे। आधे घंटे में वह घर पहुंचने ही वाले थे कि तभी ऐसी खबर आई जिसकी कमलेश जी को कभी सपने में भी उम्मीद नहीं थी। रात भर गाड़ी चलाने की वजह से सुधीर को सुबह के समय झपकी लग गई और वह सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए और तीनों ने उसी जगह दम तोड़ दिया। खबर सुनते ही कमलेश जी बेहोश हो गए थे। काफी देर बाद जब उन्हें होश आया तब तक उनकी दुनिया वीरान हो चुकी थी। जीवन संध्या पर पत्नी, बेटे और बहू के इस तरह अचानक चले जाने से कमलेश जी का मन दुनिया से उचट गया। उन पर इतनी बड़ी विपदा आई थी कि उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने इसे अकेले कैसे झेला। समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है। बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से उन्होंने यह बात कई बार सुनी थी, लेकिन अब उसे हकीकत में भुगत भी लिया था। उनकी दुनिया उजड़ गई थी। किसी तरह 62 साल की उम्र में वे फिर से जीने की हिम्मत जुटा रहे थे। वे सरकारी विभाग में अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी। रहने के लिए नौकरी के दौरान उन्होंने एक अच्छा सा घर ले लिया था। सुनंदा ने उसे बड़े प्यार से अपने अनुसार सजाया था। अब ना सुनंदा रही और ना उनकी प्यार भरी दुनिया। घर में अकेले रहते हुए बेटे, बहू और पत्नी की यादें उन्हें रुलाती। आत्महत्या कायरता है, यह सोचकर वे किसी तरह अपने आप को संभाले हुए थे। अकेले उनका कहीं जाने का मन नहीं करता था। उन्होंने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया था। जो कोई उनसे मिलने आता वह सहानुभूति दर्शाते हुए उनके दुख को कुरेद कर फिर से ताज़ा कर देता। इसीलिए उन्होंने लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। महीने भर बाद आज किसी तरह मन को मनाकर वे घर से 20 किलोमीटर समुद्र किनारे अकेले चले आए थे। भीड़ भाड़ से दूर इस शांत जगह पर पानी की लहरों को देखते हुए उनके विचारों की तरंगें भी ऊपर नीचे हो रही थी। यह जगह उन्हें भली लगी। 2-3 दिन से लगातार वे इसी जगह पर आ रहे थे। वे घंटों वहां बैठे रहते। अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण वे 4 दिन तक यहाँ नहीं आ सके। स्वास्थ्य ठीक होने पर घर पर मन नहीं लगा तो उन्होंने गाड़ी उठाई और वहीं समुद्र किनारे पहुंच गए। अभी उन्हें बैठे मुश्किल से 5 मिनट हुए थे कि शांत वातावरण में खनकती हुई मीठी आवाज गूंजी। आपने आने में आज बहुत देर कर दी। कमलेश जी को लगा जैसे सुनंदा यहीं कहीं उनके आसपास है और उससे यह सब कह रही है। ऑफिस से आने में जब कभी देर हो जाती तो वह यही कहा करती थी। कमलेश जी ने चौंक कर गर्दन घुमाई। उनके ठीक पीछे 35-36 साल की खूबसूरत युवती खड़ी थी। हल्के गुलाबी रंग की झिन्नी साड़ी में लिपटी वह बहुत सुंदर लग रही थी। कमलेश जी से नजरें मिलते ही उसने हाथ जोड़ दिए। बदले में कमलेश जी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अनजान औरत से वह बात नहीं करना चाहते थे। आप 4 दिन बाद यहाँ आए हैं, तबीयत तो ठीक है? उसकी बात सुनकर कमलेश जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन औरत है जो उनका लगातार पीछा कर रही थी। महानगरों की यही तो समस्या है, ना चाहते हुए भी लोग पीछे लग जाते हैं। अपरिचित नजरों से उसे देखते हुए वह बोले, तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपना काम देखो। उसने उनकी बातों को बुरा नहीं माना और मुस्कुरा कर बोली, बहुत दुखी लगते हैं, उससे उबरने के लिए एकांत बहुत भला लगता है। कमलेश जी
तुरंत वहां से उठकर चल दिए और दूर जाकर रेत पर चहलकदमी करने लगे। उस औरत ने उनका पीछा नहीं किया। कुछ देर बाद वे उसी जगह वापस लौट आए। रह रहकर उनके मन में एक ही बात घूम रही थी कि यह औरत इनका पीछा क्यों कर रही है। देखने से तो किसी भले घर की संस्कारवान लग रही थी। पहनावा भी सादा था। घर आकर भी उसे लेकर कई प्रश्न और उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। बड़े मुश्किल से उन्होंने उसका विचार दिमाग से निकाला। 2 दिन तक उन्होंने उस जगह का रुख नहीं किया और कुछ दूर जाकर अपनी शाम बिताने लगे। वे दुनिया से भागकर अकेले में समय बिताना चाहते थे। इसी वजह से वह घर से इतनी दूर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी पता नहीं वह औरत कहाँ से उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गई। मन के किसी कोने में शंका सिर उठा रही थी। जरूर वह उसका इंतजार कर रही होगी। उत्सुकतावश वे तीसरे दिन फिर उसी जगह पहुंच गए। उन्हें देखकर उस औरत के चेहरे पर एक स्निग्ध मुस्कान फैल गई। वह बोली, मेरा नाम सुधा है। मेरे सवालों से बचने के लिए आप 2 दिन यहाँ नहीं आए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हें पहचानता नहीं तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब क्यों देता। अब आप मुझे पहचानने लगे हैं। इस जगह अक्सर वे बुजुर्ग आते हैं जिनकी जिंदगी में कोई बड़ा हादसा घटा होता है। कह लेने से मन हल्का हो जाता है। सुधा बोली। कमलेश जी ने ज्यादा बात आगे बढ़ानी ठीक नहीं समझी। वह जानता था आजकल बूढ़े लोगों को अपनी बातों के जाल में उलझाकर औरतें आसानी से अपना शिकार बना लेती है। क्या पता यह भी किसी गैंग की सदस्य हो और उसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। उन्हें इस तरह घबरा कर उठते देख सुधा मुस्कुरा दी और बोली, आप मुझसे बेवजह डर रहे हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ। यही पास की कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं शाम के समय अक्सर यहाँ घूमने चली आती हूँ। आपको उदास देखा तो मुझे आपसे सहानुभूति हो गई। उसके कहने में ऐसा जादू था कि कमलेश जी चुपचाप वहीं बैठ गए। ऐसे हालात में अक्सर इंसान अकेला पड़ जाता है। उसे बात करने के लिए किसी साथी की जरूरत होती है जिससे कहकर मन हल्का हो जाए। यही सोचकर मैं आपसे बातें कर रही हूँ। कमलेश जी बहुत साहस जुटाकर बोले, तुम्हें बात करने के लिए किसी बुजुर्ग नहीं, युवा साथी की जरूरत है जो तुम्हारा दिल बहला सके और तुम्हारी जरूरतों को भी पूरा कर सके। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी युवाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और दूसरों को समझते हैं। उनसे एक तरह का भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है जिसकी वे बड़ी कद्र करते हैं। पुरुषों की मानसिकता पर सुधा की पकड़ देखकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उसकी हाजिर जवाबी पर कमलेश जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सुधा अपनी ओर से उनसे बातें किए जा रही थी और कमलेश जी हाँ या ना में उत्तर दे रहे थे। जीवन के इस मोड़ पर हताश कमलेश जी को इस समय सुधा का साथ अच्छा लग रहा था, पर भीतर से वे भयभीत थे कि पता नहीं आगे यह क्या गुल खिला दे। घर आकर उन्होंने सुधा का ख्याल अपने दिमाग से झटकने की बहुत कोशिश की, पर असफल रहे। उसकी बातों में बड़ा जादू था। उन्हें दूसरे दिन का इंतजार था। शाम होते ही वे वक्त से पहले वहां पहुंच गए। सुधा पहले से उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान खिल गई। रेत पर टहलते हुए वो दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। समुद्र किनारे ठंडी हवा के साथ सुधा की बातों का कमलेश जी पर नशा सा चढ़ रहा था। उसका साथ पाकर उनके अंदर फिर से जीने की ललक पैदा होने लगी थी। हफ्ते भर की मुलाकात के बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अनजान नहीं रह गए थे। इतना सब होते हुए भी कमलेश जी उससे बातें करते हुए निजता का पूरा ख्याल रखते। वे उसके साथ पूरी तरह खुले नहीं थे। सुधा ने उसे अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। 2 साल पहले उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।
उसके 2 छोटे बच्चे थे। वह किसी तरह अपनी गृहस्थी चला रही थी। शाम के समय वह रोज समुद्र किनारे आकर अपना दिल बहलाती। बच्चों की फीस के लिए भी उसके पास रुपये नहीं थे। कमलेश को उससे सहानुभूति हो गई और वे उसकी आर्थिक मदद करने लगे। आज उसे 1000 रुपये थमाते हुए बोले, फिलहाल इसे अपना काम चला लो। मुझे तुम भले घर की लगती हो, जिसने इतने अभावों में रहकर भी गलत रास्ता नहीं चुना है। उनसे आर्थिक सहायता पाकर सुधा खुश थी। वह अपनी छोटी मोटी जरूरतें उन्हें बता देती और कमलेश उन्हें पूरा करने की भरसक कोशिश करते। एक दिन रेत पर टहलते हुए कमलेश जी बोले, तुम अभी जवान हो, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी? अच्छा होगा किसी भले आदमी का हाथ पकड़कर अपना घर बसा लो। यह मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। मर्द की जरूरत क्या होती है या आप जानते हैं? उम्र निकल जाने पर कोई भाव नहीं देता। मुझे अपने से ज्यादा बच्चों की फिक्र है। दुनिया में सब मर्द एक जैसे नहीं होते। कोशिश करोगी तो तुम्हें कोई भला आदमी जरूर मिल जाएगा। रहने दीजिए, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आप जैसे सज्जन बुजुर्ग मेरे घर की जरूरतों को पूरा कर देते हैं, मुझे और क्या चाहिए? सुधा बोली तो कमलेश जी ने राहत की सांस ली। उन्हें सुधा के साथ घंटे 2 घंटे बात करने से लगने लगा कि उनका जीना कितना आसान हो गया है, वरना उनके लिए यह जिंदगी बोझ बन गई थी। इंसान का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। किसी का सुंदर साथ पाकर भावनाएं बाहर आने को अपने आप मचल जाती है। जब से कमलेश जी को सुधा का साथ मिला, उन्हें सुनंदा की याद कम ही आती। वे अब खुशी खुशी अपने काम निपटा देते। वे खुद को पहले के मुकाबले युवा महसूस करने लगे थे। जिंदगी के प्रति उनकी शिकायतें काफी कम हो गई थी। बहुत दिनों बाद एक दिन उनकी अपने दोस्त पवन से अचानक मॉल में मुलाकात हो गई। कैसे हो कमलेश? जिंदगी पटरी पर आई या नहीं? पवन, जिंदगी को पटरी पर लाना पड़ता है, वह खुद से नहीं आती। मैंने वक्त के साथ समझौता कर लिया है और अब खुश हूँ, कमलेश जी बोले। पवन कमलेश जी में आए परिवर्तन को साफ महसूस कर रहा था। आज उसकी बातें निराशावादी नहीं थी। वह बोला, मुझे अच्छा लग रहा है, तुमने बहुत जल्दी अपने आप को वक्त के साथ एडजस्ट कर लिया, वरना इस उम्र में संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिंदगी बहुत कुछ खुद ही सिखा देती है। जीने के लिए नई राह चुननी ही पड़ती है। मैंने भी अपनी सोच को कल से हटाकर आज पर लगा दिया है। कमलेश जी बोले, चलो आज साथ मिलकर कॉफी पीते हैं। इतना कहकर वे सामने कैफेटेरिया में आ गए। कमलेश ने अभी कॉफी का पहला घूंट ही लिया था कि सुधा को एकदम आधुनिक लिबास में एक बुजुर्ग के साथ सामने की मेज पर बैठा देखकर वे बुरी तरह चौंक गए। सुधा की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, उसने एक सुंदर सी परिचित मुस्कान उसकी तरफ उछाल दी। उसके चेहरे पर चोरी पकड़े जाने जैसा कोई भाव नहीं था। यह देखकर कमलेश की कॉफी का स्वाद खराब हो गया। किसी तरह उन्होंने पवन के साथ थोड़ा समय बिताया और उससे विदा लेकर वापस चले आए। उनका मूड बहुत उखड़ा हुआ था। उन्हें सुधा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी बातें हवा हवाई महसूस हो रही थी। वे सोचने लगे, सच ही कहा है, औरत के चरित्र का पता नहीं चलता। ऊपर से सीधी साधी दिखने वाली सुधा उसके सामने हमेशा साड़ी पहनकर आती और आज स्लीवलेस टॉप के साथ तंग जींस में एक बुजुर्ग के साथ बैठी वहां मजे से कॉफी पी रही थी। यह सब उनकी कल्पना से परे था। इस ड्रेस में भी वह बहुत स्मार्ट लग रही थी। उसके इस रूप पर कोई भी मोहित हो सकता था। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उसे देखकर सुधा ने नजरें नहीं चुराई और खुश होकर एक मुस्कान के साथ अपनी पहचान पुख्ता करवा दी थी। आज उनका मन शाम के समय समुद्र किनारे जाने का नहीं कर रहा था। मन में उमड़ रहे ढेरों प्रश्न उसे घर पर चैन से नहीं रहने दे रहे थे। बहुत देर तक अपने आप से लड़ने के बाद उनके कदम घर से बाहर बढ़ गए। रोज की तरह सुधा इस समय उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें आते देखकर उसने चिर परिचित अंदाज में हाथ जोड़े
और मुस्कुराकर बोली, आप ठीक तो है? मुझे क्या हुआ है? तुम सोच रही होगी कि तुम्हें वहां देखकर शायद मैं परेशान हो गया। आपने बिल्कुल ठीक समझा। मुझे ऐसा ही लगा था और सच में आप परेशान भी थे, लेकिन वह मेरी मजबूरी थी। हमारा अब इतना परिचय तो हो गया है कि तुम अपनी मजबूरी मुझे बता सकती थी। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। इसका मतलब मेरे अलावा तुम्हारे और भी कई जानने वाले हैं। कमलेश जी बोले, यह सच है, आपने देख लिया है। मैं और लोगों से भी मिलती रहती हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने की भरसक कोशिश करता। तुम कहती तो सही, आप कब तक यह सब करेंगे? कोई किसी का जीवन भर का ठेका नहीं लेता। उसके बाद क्या होगा? आप मेरे लिए परेशान ना हो। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। सबकी मदद से मेरा काम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। अकेलेपन से जूझ रहे जरूरतमंद बुजुर्गों से मेल जोल बढ़ाकर उनका अकेलापन दूर करना, यही मेरा काम है। मुझे और कुछ करना आता भी नहीं। सच पूछो तो मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा चौका बर्तन करके अपना जीवन नहीं गुजार सकती। मुझे सजना संवरना अच्छा लगता है। मेरे पास यह सब करने के लिए इतना रुपये नहीं है। इसी वजह से मैंने यह रास्ता चुना है। मैं अपनी बातों से बुजुर्गों का दिल बहलाती हूँ, बदले में वे भी मेरी मदद करते हैं। इसमें कोई बुराई तो नहीं। उसकी बात सुनकर कमलेश जी दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। उसने पहले ही बता दिया था कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह गलत रास्ता नहीं चुन सकती। हाँ, अपनी बातों से दूसरों में जीने की चाह पैदा करके उनकी हताशा जरूर कम कर सकती है। अच्छा, तो यह तुम्हारा काम है। मैं समझा था तुम्हें मुझसे हमदर्दी है, इसीलिए मेरा इंतजार कर मुझसे बातें करती हो। मुझे उन सबसे हमदर्दी है जो जीवन संध्या पर जीने की उम्मीद छोड़ने लगते हैं, और तुम उनमें जीने की चाह पैदा करती हो। इसमें कोई बुराई है क्या? बुराई तो नहीं, फिर भी मन की बात मन में दबाते हुए कमलेश अपनी बात पूरी ना कर सके। आपको इन सब बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं शाम को रोज 2 घंटे आपसे बात कर आपके दिल का बोझ कम करती हूँ। आपको इस उम्र में संभलने में मैंने बहुत मदद की है। आप जैसे कई बुजुर्ग इस तरह के हताशापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। मैं उनसे उन्हीं के हिसाब से मिलकर बातें करती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो आप जैसा सोच रहे हैं वह सब करना होता है तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। आज के समय में लोगों के पास दूसरे के दर्द को सुनने और समझने का समय नहीं है। आखिर बुजुर्ग लोग अपनी बात कहे तो किससे कहे? मैं उन्हें अपना पूरा समय देती हूँ, उनकी तकलीफ कम करने में सहायता करती हूँ, बदले में उनसे मदद की उम्मीद रखती हूँ। यही सब मैंने आपके साथ भी किया। लोग तरह तरह के सामान बेचते हैं, मैं तो अपने और अपने परिवार की खातिर केवल अपना समय बेचती हूँ। इतना कहकर वह अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुरा दी। कमलेश जी के लौटने का समय हो गया था। वे बूझे स्वर में बोले, चलता हूँ, अभी तुम्हें कहीं और भी जाना होगा। आप जैसे कई बुजुर्ग हैं जिन्हें मेरी बातों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले मुझे घर जाकर अपनी ड्रेस बदलनी है। इंसान की मनोदशा पर पहनावे का भी बड़ा असर पड़ता है, सुधा बोली। कमलेश जी ने जेब से 500-500 के 2 नोट उसकी ओर बढ़ा दिए और बोले, तुमने मेरी आंखें खोल दी सुधा। मैं समझता था कि दुनिया में सब कुछ बिकता है, लेकिन समय नहीं। तुमने उसकी कीमत बताकर मेरे ऊपर जो एहसान किया उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, जितना मैंने किया है उसकी कीमत तो आप मुझे दे ही चुके हैं। अपनी इज्जत बचाते हुए दूसरों की मदद करना नेक काम है। सुधा, मेरे पास कोई हुनर नहीं तो क्या हुआ, बात करने का तो बहुत कुछ है। बस उसी का सहारा लेकर मैं अपनी गृहस्थी चला रही हूँ। कभी कभी आते रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, कहकर अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ गई। कमलेश जी उसे दूर तक जाते देखते रहे। उन्हें लगा पत्नी के चले जाने के बाद उनके जीवन में अचानक जो खुशबू का झोंका आया था वह उन्हें छूकर ताजगी का एहसास देकर फिर से आगे बढ़ गया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो जरूर बताएं। धन्यवाद।